यस। हाय, मैं शैली रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में, जैसा कि आपको पता है, रामनगर में इसके चुनाव होने वाले हमारी नगर पालिका के। तो इसमें जो उम्मीदवार हैं, 23 उम्मीदवार हैं, जिनमें से मैंने 5 हो के हमने नाम सेलेक्ट किए हैं। मैंने अपनी तरफ से, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो रवि के बिंदास बोल का हम यहाँ पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं इस मामले में, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। और आइए। हाँ, शैली जी आइए, कैसी हैं? स्वागत है आपका आपके चैनल पे। देखिए, रामनगर नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, तो शैली जी ने कहा कि आपने बहुतों का इंटरव्यू लिया है और ये दूसरा इंटरव्यू शैली जी मेरा लेने वाली है। तो इन्होंने चर्चाओं में सुने 5 नाम और कुछ नाम सरप्राइज भी है, तो बताएंगी ये। तो चर्चाएं शुरू कर रहे हैं हम लोग। भाजपा के कुल 23 दावेदार, जैसे आपने बताया। हाँ जी, लेकिन मैंने अल्फाबेटिकली जो नाम सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, यानी अल्फाबेटिकली नाम लेना चाहती है आप? जी हाँ। तो देखिए, रवि के बिंदास में लाइव जुड़े रहे हैं आप, और इस समय जो लाइव देख रहे हैं, इस समय 23 दावेदारों में से कुल 5 नाम सेलेक्ट किए इन्होंने, और जो चर्चाओं में सामने आ रहे हैं। तो इसमें कौन वो चुनाव जिसको टिकट मिल सकता है, ये है। चलिए, पहला नाम क्या कहना चाहती हैं आप? जी यहाँ पहला नाम मेरा भगीरथ लाल चौधरी जी का है। बताइए। देखिए, भगीरथ चौधरी बारे में कुछ मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इनकी टिकट मिल सकता है। देखिए, भगीरथ चौधरी जी वरिष्ठ नेता भी हैं भाजपा के, और सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक भी हैं, और सभी जाति धर्म संप्रदाय में उनकी अच्छी पकड़ भी है। भाजपा में उनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी जो 5 लिस्ट में डाली है, जो चर्चाएं हैं, फिलहाल जहां तक मेरा ध्यान है कि प्रथम 3 में उनका नाम नहीं है। लेकिन भगीरथ चौधरी जी को भी टिकट मिल सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन चूंकि वो अगर ओबीसी से आरक्षित सीट होती तो 101% उनकी दावेदारी यहाँ पे हो सकती थी। लेकिन इस समय जो सामान्य दावेदार हैं, और चूंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से जो दावेदार हैं, उन दावेदार को कई टक्कर देने के लिए भाजपा को एक ऐसा मजबूत दावेदार चाहिए होगा। तो भगीरथ चौधरी जी मजबूत दावेदार तो हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट बीजेपी देने वाली है। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा आपको लग रहा है, या फिर ये पूरी नहीं, ये देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर आपने किया है, ये राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर मैं कह रहा हूं कि उनकी चर्चाएं नंबर 3, प्रथम 3 में संभव इसलिए भी नहीं है कि रायशुमारी में शायद नंबर 3 में वो आए नहीं है, नंबर 5 के अंदर वो रहे। लेकिन मजबूत दावेदार तो है, लेकिन टिकट के लिए उनके बारे में सोचा जा सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें टिकट की संभावना बहुत कम है। लेकिन टिकट मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, मतलब मिल सकता है उनको? जी बिल्कुल मिल सकता है, अच्छे दावेदार हैं। अच्छा, दूसरा कौन है? नाम मैंने गणेश रावत जी का, गणेश भैया। हाँ, देखिए, गणेश रावत जी पंपापुर में रहती है, और शैली रावत जी हैं। देखिए, गणेश रावत जी के बारे में बोलूं, एक बहुत सुलझे हुए हैं, पत्रकार भी रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता भी अधिक है। 2013 में उन्होंने जो चुनाव लड़ा, यहाँ पे निर्दलीय, और तीसरे नंबर पे वो रहे। अगर साजिशें नहीं रची जाती उनके खिलाफ, तो शायद वो नगर पालिका चेयरमैन बन चुके होते। अच्छा। और भाजपा की ओर से जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है जिले का, उसके संयोजक भी हैं। यानी बहुत सम्मानित पद में भाजपा ने उन्हें रखा है, और टिकट उन्हें मिल जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उन्हें टिकट मिलने की जो संभावनाएं हैं, जहां तक जातिगत समीकरणों में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। हालांकि जातिगत समीकरण लोग कहते हैं कि नहीं होते, लेकिन जातिगत समीकरणों में वो नहीं बैठ रहे। अगर कांग्रेस की ओर से कोई ब्राह्मण चेहरा हुआ, अच्छा, तो बीजेपी निश्चित रूप से गणेश रावत जी को टिकट नहीं देने जा रही, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सेकंड, चूंकि वो वामपंथी बैकग्राउंड से आए हैं, ऐसा जो कयास लगाते हैं बीजेपी वाले, संघ वाले, तो उनको जो एक सर्कुलर छवि के बारे में कहा जाता है, तो वो कट्टर छवि नहीं है जो एक हिंदुवादी चेहरे में होती है। तो शायद वहां पे वो पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गणेश भाई को आप कहां रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से गणेश रावत जी को टिकट मिलेगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक प्रकार से आम पब्लिक में जो लहर है उनके लिए, उसमें बहुत आगे है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इस बारे में जरूर मैं कहूंगा कि गणेश रावत जी पे अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा हुआ कोई उम्मीदवार, तो गणेश रावत जी जातिगत समीकरणों में शायद फिट नहीं बैठ रहे हैं। और जो चर्चाएं देखिए इस समय होता है कि सब चीज चलती है, क्योंकि लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आपका ठाकुर विधायक है, ठाकुर ब्लॉक प्रमुख है, और ठाकुर को आपने टिकट बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें नहीं चली चाहिए। लेकिन ये गणेश रावत जी के लिए थोड़ा सा बैकफुट में जाने वाली है। अदरवाइज उनको टिकट के बारे में कहेंगे तो 100% वो एक स्वस्थ और बहुत बेहतर उम्मीदवार कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि गणेश रावत जी तो काफी अच्छे उम्मीदवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं।
अच्छा, अगला नाम है हमारा मदन जोशी जी। नहीं, आपने देखिए क्या कर रही थी आप? गणेश रावत जी के बाद मदन जोशी जी। अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मदन जोशी का नाम है, मुझे लगा कि देखिए नहीं, एक ये नाम। मैंने अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में मैंने ये सेलेक्ट किए नाम। अच्छा, अल्फाबेटिकल। देखिए, अब मदन जोशी की मैं बात करूं, रामनगर में बीजेपी के जितने भी अभी तक मंडल अध्यक्ष रहे हैं, एक बार मुझे याद है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं भुवन शर्मा जी, उन्होंने मुझसे ये बोला था कि इस मंडल भाजपा के इस मंडल अध्यक्ष ने बता दिया कि मंडल अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, और जो लकीर मंडल अध्यक्ष के तौर पे मदन जोशी ने खींची है, वो लकीर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भविष्य में कोई मंडल अध्यक्ष खींच पाएगा या उसको पार पा पाएगा। जैसे ही मदन जोशी ने मंडल अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद उनका जो रोला था वो देखने लायक था। और देखिए, कट्टरपंथी हिंदू छवि के माने जाते हैं और भाजपा के उस सांचे में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनकी जो कमी मुझे नजर आती है, मीडिया में बहुत छाए रहना और मुझ पर तो खैर आरोप भी, तो वो मेरा इंटरव्यू लो, यानी वो। और देखिए, मैंने मदन जोशी को जो भी इंटरव्यू लिए, वो सारे के सारे ऐसे मुद्दे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। आप बताइए, नशे के खिलाफ एक, अब वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैंने उसका नाम लिया, मैंने उसकी गिरफ्तारी करवाई, मैंने ही उसका रिजॉर्ट बंद करवाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके बारे में वो बात कर रहा था, वो ऐसे उससे आते हैं कि मतलब कि कह सकते हो कि जो गोली में मार सकते हैं किसी को, मतलब काफी दबंग थी उनका खुलेआम नाम लेना। तो ये मदन जोशी की ताकत थी। और मदन जोशी, मैंने ये देखा था कि मैं 2 साल रहा हूं मदन जोशी के साथ, और मेरी जो करीबी बढ़ी, मेरी करीबी तो उनके विरोधियों ने बढ़ाई कि मदन जोशी की तुम करीबी हो। मदन जोशी की सबसे खूबसूरत आदत लगी मैंने, वो जुनूनी है। और देखिए, आप देखोगे मुख्यमंत्री धामी जी का जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस मामले में जो उनकी भूमिका रहती है, मदन जोशी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप भाजपा के बाकी नेताओं को देखो, वो खुल के बोलने में घबराते हैं, डरते हैं, कहीं ना कहीं एक सक्रियता रहती है, जिसके मैंने कहा शायद, हाँ, चाहे बघेला चौधरी हो, गणेश भाई हो, बाकी नेता हो, वो थोड़ा सा झिझक रहती है। लेकिन मदन जोशी डरते नहीं है, वो सीधे आते हैं। अगर की 14 साल की हिंदू लड़की की बात आएगी, खुलेआम कूद जाएंगे। यानी एक कट्टरपंथी हिंदू छवि में वो निश्चित रूप से सामने आए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे योगी जी हमारे, हाँ, ये कह सकते हैं कि योगी जी जैसी छवि, हाँ, यूपी के लिए योगी जी है। हाँ, योगी जी है, उनकी जैसे छवि है उस टाइप की, हाँ, मतलब दमगर बात है, थोड़ा बहुत। लेकिन देखिए, अगर आप ये बात करेंगे मदन जोशी का, जो मुझे बेहतर लगी 2 साल में उन्होंने, और देखिए एक चीज और, यहाँ पे रामनगर में जो आपका सॉल्टर हाउस है, सॉल्टर हाउस में जो उन्होंने उसे बंद करवाया और खुलेआम उस मंच पे कहा कि मैं सॉल्टर हाउस मैं बना तो मैं उसे बंद कर दूंगा, ये कहना अपने आप में मतलब बहुत बोल्ड डिसीजन था। आप जैसे कि आप मुझसे चर्चाएं चल रही थी, आप मुझसे कह रही थी कि मदन जोशी का तो विरोध भी बहुत है नेताओं में, जैसे आप कह रही थी कि नेताओं में तो विरोध है। देखिए, मैं आपको बताऊं, उनका विरोध उन नेताओं में है जो प्रतिस्पर्धा में है। अगर आप ग्राउंड में जाएंगे तो मदन जोशी का विरोध नहीं मिलेगा, यानी जो लोग हैं वो मदन जोशी को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी बुलंद छवि को। और एक चीज देखना, जो भाजपा का वोटर है या जो हिंदू वोटर है, वो सोशल मीडिया में खुलेआम कहने में डरता है। जैसे मेरे लिए लोग बोलते हैं कि रवि भाई बहुत बुराई करते हैं, वो खुलेआम मेरे लिए लिखते नहीं, लेकिन जब मैं जाता हूं तो मुझे बोलते हैं रवि भाई हम पीछे से आपके साथ हैं, सामने हम झिझकते हैं, लेकिन वैसे मदन जोशी के साथ लोग हैं। तो जो ये नेता कहते हैं कि मदन जोशी का बहुत विरोध है, वो विरोध सिर्फ नेताओं का है। क्योंकि देखिए, जैसे मेरे लिए आपने देखा पत्रकार मुझे देख के चिढ़ते हैं, जलन कुड़न, तो वो जलन कुड़न के कारण मदन जोशी को ये कहते हैं कि यार मदन जोशी का बहुत विरोध हो रहा है। लेकिन ग्राउंड में आम पब्लिक में मदन जोशी का विरोध बिल्कुल नहीं है, और उनकी स्वीकार्यता मदन जोशी की बहुत बेहतर है। इसलिए मदन जोशी को टिकट मिलने में, अगर वो टिकट मिलता है तो उसमें कोई तो शक्ति नहीं है। देखिए, अपने बघेला चौधरी जी का नाम लिया, गणेश रावत जी का नाम लिया, मदन जोशी का नाम लिया, ये तीनों ऐसे किरदार हैं जिनमें से किसी को मिलता है टिकट तो किसी को अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन मदन जोशी इन तीनों में भाजपा के उस कट्टरवादी हिंदू छवि के सांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। और मुख्यमंत्री धामी के जो लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पे, देखिए रामनगर में मजारी टूटी, सबसे आगे मदन जोशी। यहाँ पर हमारे जिस जगह पुछड़ी में है, यहाँ पे आप देखिए खुलेआम कौन बोल रहा है, मदन जोशी। कॉर्बेट पार्क में जाए, मदन जोशी। तो मदन जोशी ने जुनून के लोग जाम खराब राजी नहीं थे, पहुंचे थे, किसी कहने नहीं माने। तो जब वहां मदन जोशी गया है, उसके बाद वो लोग माने हैं। तो ये मदन जोशी का लोगों के बीच लोकप्रियता है, स्वीकार्यता है। अगला नाम क्या है आपका? अब देखो, ये तो राजनीति है, किसका सिक्का चमकेगा किसका नहीं चमकेगा, लेकिन जो आपने अभी तक, सब जनता के हाथ। जी हाँ, जो आपने नाम लिए हैं वो बहुत बेहतर नाम आपने अभी तक लिए हैं, और तीनों बहुत अच्छे नाम। मेरा बहुत बेहतर है। हाँ। अगर नरेंद्र शर्मा जी अगला नाम। देखिए, मैं नरेंद्र शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ,
वो भी काफी बेहतर जी, नाम है। बिल्कुल। हमने जितना राजनीति में सुना है, जितना चर्चाएं सुनी है, तो उनकी भी चर्चा सुनी है। देखिए नरेंद्र शर्मा जी की सबसे बेहतर बात मुझे लगी, बहुत भोले हैं, बहुत मासूम हैं, और जो अंदर है वही बाहर है। बीच में मदन जोशी खान वो मुझसे काफी मुझे एग्रेसिव भाषा, मुझे टॉन्ट भी कसे, तो उनके खिलाफ मैं भी गुस्से में आया। सामने जोशी ने कहा था कि रवि भाई इतना बोल रहा भावना का अच्छा है कि वो कुछ लोगों में गिर गए। लेकिन नरेंद्र शर्मा की बात करूं जनरली, अगर उनको टिकट मिलता है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। एक ऐसा व्यक्ति जो ग्राउंड में, धरातल में, और एक आम बच्चों की तरह, आप देखा नहीं चाली जी, मैंने देखा है कि जब रैलियां चलती हैं वो मंडलाध्यक्ष नहीं है, वो सामान्य कार्यकर्ता है, और जो जोश होता है एक छोटे बच्चे की तरह, यानी अभी भी 50 प्लस उनकी उम्र है, दोनों बच्चे उनके सेटल हो चुके हैं, और जो उनका जोश है अपनी पार्टी के लिए, मैं उनको सलाम करता हूं, उनके जज्बे को। और जब वो विरोध में बोलते हैं खुल के, अपनी पार्टी के खिलाफ भी वो बोले, तृतीयकरण का मामला आया तो वो तथ्य तर्क के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। और मैं अगर मैं शर्मा जी की बात करूं, जैसे आपने कहा कि आपने जिक्र किया इन तीनों के बाद आपने शर्मा जी के नाम पे एक बिगेस्ट फोकस रखा। मैं भी काफी पढ़ते रहती हूँ लोगों के सोशल मीडिया पे, राजनीति के बारे में जो चर्चाएं होती, काफी कुछ पता चल जाता है सोशल मीडिया से। देखिए मैं सीरियसली, मैं नरेंद्र शर्मा जी, मैंने को इंटरव्यू लिया, और मुझे लोग कहते हैं, हालांकि मुझे लोग कहते हैं कि मैं मदन जोशी की विचारधारा में से मिलती जुलती काफी है, उन्हें भी टिकट मिलेगा, लेकिन शर्मा जी से मैं विशेष रूप से प्रभावित हूं, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता होने चाहिए। 1988 से 87 से वो इस पार्टी में है, लगातार बने हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरे से जूनियर मंडल अध्यक्ष बन गए, मैं नहीं बन पाया, तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा थी। और सबसे बड़ी जो पीड़ा मुझे नजर आई उनकी, देखिए ये चाय पी लेते हैं इसी बहाने हम लोग, आइए चाय पे भी चर्चा हो जाएगी। और देखिए हमारे चाहे रवि के विदास में लाइव आप देख रहे हैं, मैंने एक चीज देखा, मैं कहाँ पे था, मैं नाम से भड़क गया हूँ, शर्मा जी पर, हाँ नरेंद्र शर्मा जी पर चल रही थी। उनके साथ एक साल में जो लोग थे, और उन लोगों ने शर्मा जी को उकसाया भी, भड़काया भी, शर्मा जी भावुक उनकी बातों में आए भी, और जैसे ही परिसीमन बढ़ा, शर्मा जी के पीठ में छुरा भोंककर उन्हें साइड कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि नरेंद्र शर्मा जी जब अलग किया गया, मैं उस मामले में बड़ा दुखी था। मैं दिल से बताऊं, मुझे बड़ी उदास हुआ, मैं निराश हुआ। मैंने कहा यार उनके साथ ये गलत हुआ है। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि इस बीच में उनके प्रति ज्यादा लोग सोच सकते हैं, नरेंद्र शर्मा जी को टिकट मिलता है और पार्टी उनके बारे में विचार करती है, बहुत शानदार निर्णय होगा पार्टी का, और समर्पित कार्यकर्ताओं में उन्हें अगर टिकट मिलता है तो ये एक दूरदर्शी निर्णय होगा बीजेपी के लिए। जी हाँ। जी, अगला नाम क्या कहती हैं आप? अगला नाम हमारा, अभी आपने हाल ही में उनका इंटरव्यू भी लिया है, रुचिगिरी शर्मा जी। देखिए रुचिगिरी शर्मा जी का टिकट की दावेदारी मजबूत इसलिए भी है, जैसे आपने नाम लिया, सही नाम लिया। रुचिगिरी शर्मा जी का एक तो 2018 में जो चुनाव लड़ा, भीतरघात हुआ, एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया, बीजेपी से अधिकतर लोगों से मिले, उससे रुचिगिरी शर्मा जी के नुकसान बहुत हुआ उन्हें। लेकिन ये कहा गया कि बीजेपी के सिंबल में सबसे अधिक वोट लाने वाली हैं। और सुनिए, जब उन्होंने परसों इंटरव्यू दिया है, क्या शानदार बेबाक इंटरव्यू, और उनके इंटरव्यू की हर किसी कार्यकर्ता ने और नेता ने तारीफ की है। तो अगर उन्हें टिकट दिया जाता है तो मुझे लगता है कि 2018 में जो उनके साथ हुआ उसकी भरपाई भी हो सकती है, हो जाएगी। तो इसलिए इन पांचों नामों में से आपने बिल्कुल सही नाम सेलेक्ट किए हैं, और उनको टिकट मिलने पर मुझे लगता है कि शायद किसी को निराशा भी नहीं होगी। तो ये 5 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चाएं चल रही है, और इनमें से किसी को भी टिकट मिलेगा तो कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। हो गया खत्म, और कुछ और भी है? जी हाँ, अभी और भी है। ये 5 नाम तो वो थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे। फर्स्ट फाइव में अलावा जिनके बारे में और भी चर्चाएं सुनने को आती है, जिनकी लहर है, जिनकी हवा है, वो है हमारे भाई साहब संजय डोरवी भैया। संजय डोरवी जी, क्या बताइए शैली जी। देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में 2 साल में उनकी जमीन में क्या भूमिका रही है, जमीन में उन्होंने क्या काम किया है, किसके साथ वो रहे, क्या मतलब, आपने डोरवी का नाम लिया, चलिए दौर में है, मैं भी सुन रहा हूँ उनकी आवाज, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है, उनका नाम क्यों है? उनका नाम है, उनका भी नाम सुना है हमने, लहर है उनकी भी। किस कारण से लहर है? अब पता नहीं, जो भी उन्होंने काम किए होंगे, जिसके साथ भी काम किए होंगे। देखिए, मुझे लगा चर्चाओं में तो है, चर्चाओं में है, मैं बताऊं तो चर्चाओं में क्यों है। चर्चाओं में वो है भगत सिंह कोश्यारी जी के कारण। शायद आप ये कहना चाह रही होंगी, भगत सिंह कोश्यारी के चक्कर में कहना चाह रही हैं आप, झिझक रही हैं आप? नहीं, देखिए झिझक वाली बात नहीं है, बस ठीक है, मतलब उनका देखिए, मैं सुनने में आया था उनका भी कि देखिए मैं बता दूं आपको, सुनिए,
जो चर्चाएं चल रही हैं उनके बारे में जो बात कर रहे हैं लोग, भगत सिंह कोश्यारी के कारण कर पा रहे हैं। ये तो जमीन पे धरती में उनका क्या काम है? मैं नहीं कहूंगा, भी मैंने कुछ वीडियो बनाया था, लीक हुए, लोगों ने कहा कि नाराज हुआ। संजय चौधरी जी नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पे उनकी जो भूमिका है क्या है? नहीं है। दूसरा, अगर हमने भगत सिंह कोश्यारी जी के नाम पे उनको, कोई कई लोग कह रहे हैं मेरे से, जैसे मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री के विरोध की बात आई थी तो चर्चाएं चली, तो हमारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा वो उनके गुरु भाई हैं। भगत सिंह कोश्यारी के बारे में तो बताऊं, अगर भाजपा का कोई दूसरा नाम होता तो भगत सिंह कोश्यारी होता। एक आदरणीय नेता, पूजनीय नेता, धरातल से जुड़े नेता, और उत्तराखंड में बीजेपी को खड़ा जो किया है उनमें से एक स्तंभ है भगत सिंह कोश्यारी जी, और मैं उन्हें दंडवत प्रणाम भी करता हूं। और भगत सिंह कोश्यारी ने जो पार्टी खड़ी की है, कोई गॉडफादर नहीं था उनका, जमीन से खड़ी की है, तो वो संजय चौधरी के लिए कैसे बोल देंगे? ये मेरे समझ से बाहर है। अगर उसने बोल देंगे कि यार मेरे लिए काम करता है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भगत सिंह कोश्यारी जी इस मामले में जो 2 साल के अगर देखे जाएंगे काम में, आप बताइए, चौधरी जी, गणेश रावत जी, नरेंद्र शर्मा जी अगर बोलेंगे तो नरेंद्र शर्मा जी के लिए बोल सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा, वो भगत सिंह, मदन जोशी के लिए बोल सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। 2 साल में जो काम किया है, देखिए राम मंदिर आंदोलन से भगत सिंह कोश्यारी भी जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में भाजपा को खड़ा करने में भगत सिंह कोश्यारी जी ने, और ऐसे नहीं किया खड़ा उन्होंने, आप जानते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी जी प्रचारक की संघ के समर्पित शादी नहीं की उन्होंने, एक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। भगत सिंह कोश्यारी भाजपा का एक ऐसा अंग है, वो भाजपा के लिए सही सोचेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी संजय चौधरी के नाम को आगे इन 5 में तो तरजीह नहीं देंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और जैसे कई बार ये मुख्यमंत्री के विरोध की बात आई तो लोगों ने कहा कि उन्होंने विरोध नहीं करवाया, तो मैंने कहा अगर उन्होंने विरोध नहीं करवाया है तो इतना कह दें कि जिन लोगों ने विरोध किया है मैं उनसे संबंध तोड़ता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें मिला, उन्होंने ही मेरी पीठ में छुरा भोंककर मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना किया, और मैं उनके समर्थन में नहीं आऊंगा, मैं उनका खुला विरोध करता हूं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। कहीं लिखा उन्होंने? कहीं नहीं लिखा। लेकिन आपने बात किया तो उनसे बेहतर मैं 2 नाम लूंगा, भूपेंद्र खाती, भूपेंद्र खाती और मनीष अग्रवाल। अच्छा, वो लिखे हैं नाम आपने? देखिए मनीष अग्रवाल जी हैं, देखिए संगठन के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं मनीष अग्रवाल जी, जुड़े हुए हैं, संगठन का काम किया उन्होंने। अगर है तो भावना भट्ट जी हैं, उन्होंने भी संगठन का काम किया हुआ है। तो उनसे ऊपर तो भूपेंद्र खाती हैं। भूपेंद्र खाती जी ने, आप देखिए संघ के समर्पित कार्यकर्ता, आप उनसे मिलेंगे, सौम्य चेहरा है जी, और बीच में मेरी भी खैर उनसे बहस हुई थी, लेकिन मैं अगर ये जो आपने नाम लिया उससे ऊपर आप भूपेंद्र खाती को रखती तो मुझे लगता है कि आपका विशेषण ठीक है। अगर आप मनीष अग्रवाल जी को उनके ऊपर रखती, देखिए पार्टियों में, खैर ये पार्टी को टिकट देना है ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं इनमें से भूपेंद्र खाती जी को बहुत तरजीह दूंगा 6ठे नंबर पर, या वो पहले 5 नंबर में भी रखे जा सकते थे। भूपेंद्र खाती जी बहुत बेहतर नेता हैं और जमीन में काम करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी को जोड़ते हैं, काम करते हैं पार्टी के लिए धरातल पे, इसलिए मैं इन लोगों पे कहूंगा। और भगत सिंह कोश्यारी जी बहुत वरिष्ठ नेता है, और मैंने फिर कहा आपसे कि उनको भाजपा का पर्याय माने तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए मैं भगत सिंह कोश्यारी जी का बहुत सम्मान करता हूं। और वो अपनी जब राय रखेंगे तो वो ऐसे व्यक्ति पे हाथ नहीं रखेंगे कि बाद में उनकी भी किरकिरी हो, ये मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि यार जो मेरा आदमी है दे दो। अगर भगत सिंह ऐसा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे नहीं, ये वो अफवाह उड़ा रहे हैं। तो पहले 5 में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, तो इस समय चर्चाओं में नाम है जो आपने पहले 5 नाम लिए, पहले 5 में 3 नाम मैं कह सकता हूं, नरेंद्र शर्मा, गणेश रावत, मदन जोशी। इन तीनों में से किसी एक को टिकट मिलना लगभग तय है बीजेपी की ओर से, और इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिलेगा, भाजपा के लोगों में कोई भी चीज नहीं होगी। हालांकि ये भाजपा है, कब किसको कहां से टिकट दे दे कुछ नहीं कर सकते। चलिए जी, अभी बताइए कि आपने सब किया है, इस समय क्या लगता है आपको, भाजपा कांग्रेस में किस परिसीमन में हो गया, क्या लगता है आपको? मैं तो अभी आपकी लाइफ पे तो मैं खुल के बोलना नहीं चाहती, लेकिन हाँ देखिए, शैली जी ने भारतीय विद्या भवन से 2011 में पत्रकारिता का कोर्स किया था। अब ये पत्रकारिता में धीरे धीरे इसी बहाने आ रही है, मुझसे कहा कि मैं इस बारे में इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लो बिल्कुल, और कल आप शायद कांग्रेस के कुछ दावेदार सामने रखना चाहती हैं, देखिए तो कल कांग्रेस के दावेदारों के साथ, शैली जी के साथ ये इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन तथ्य है कि जो मेरे पास सूत्र है, जो 3 शॉर्ट लिस्ट नाम हुए, 3 मजबूत दावेदार, उनमें है आपके अल्फाबेटिकली, जैसे आपने कहा
आपके गणेश रावत, भगीरथ। फिर नहीं वो तीन ऑर्डर नहीं, अच्छा तीन नाम, अल्फाबेटिकली। गणेश रावत, नरेंद्र शर्मा और मदन मदन नहीं, अल्फाबेटिकली में तीन नाम, पहले गणेश रावत, मदन जोशी और नरेंद्र शर्मा जी। इन तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति टिकट लाएगा। जो आपने पहले 5 नाम लिए, विजय चौधरी जी दौड़ में नहीं है, रुचिका शर्मा जी शायद नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ओबीसी के मजबूत दावेदार हैं। भविष्य में जब ओबीसी सीट होगी तो इन दोनों को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल तो मेरी जो भी लिस्ट थी, जो भी नाम मैंने दिए हैं, वो मेरे को कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं कि इनकी हवा है। अब बाकी तो जनता पे निर्भर करता है। हम फिलहाल चर्चा कैसा रहा ये चर्चा? रवि के बिंदास में लाइव आप देख पा रहे थे। किसे मिलेगा टिकट ये आप तय करें। फिलहाल ये भाजपा किसी को टिकट दे सकती है, ये हमारा विश्लेषण था। लेकिन रवि के विश्लेषण में आज शैली ने भी अपना विश्लेषण रखा है। देख लेते हैं आप रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।